जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 की GS GK क्वेश्चन की, जो कि हमारी 27वें नंबर की क्लासेज है। पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपकी तैयारी, आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा सा योगदान भी हो जाए। तो अगर पहले की क्लासेज आपने ना देखी हों, हिंदी क्लासेज चल रही हैं, GS GK चल रहा है, उत्तर प्रदेश विशेष की मैंने पहली क्लास कराई हुई है। अगर देखा नहीं है आपने तो उसे जाके देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही मैं कराता चलूँगा। करंट अफेयर की क्लासें लगातार चल रही हैं, वीकली अब आ रही हैं, मंथली में भी आएंगी। तो ठीक है, चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पर। इसी बात पर, लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो। याद रखना दोस्तों, लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो, और आपके लिए उस समय तक सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद न रखें। तो याद रखना, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, सेल्फ डिपेंडेंट होके खुद से वर्क करना है। बस जहाँ से गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस लेते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा किसी के सहारे अपनी तैयारी हो जाएगी। वो हमारे टीचर है, वो हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, इजेक्टा कोई सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिलेक्शन खुद के दम पर लेना पड़ता है, ठीक है। जब हम खुद मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। सामने वाला हमें सिर्फ गाइड कर सकता है, उस मार्ग पे चला सकता है कि हाँ ये रास्ता जाता है, इस रास्ते पर जाइए, आप घर पहुंच जाएंगे, लेकिन चलना तो आपको है ना। तो ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला धमाकेदार क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। बात करते हैं मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार की। भाग 3 है। कौन सा भाग है? भाग ये 3 है। 12 से 35 टोटल कितने हैं? 12 से 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है मूल अधिकारों का, ठीक है। न्यायोचित है पर असीमित नहीं है। एक क्वेश्चन मिला था मुझे, इनमें से कौन सा सही है, तो उसमें ऑप्शन था कि मूल अधिकार न्यायोचित है पर असीमित नहीं है, वो सही था। मूल अधिकार असीमित नहीं है, उन्हें सीमित किया जा सकता है, संसद द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं प्यारे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब मैं संविधान कभी कराऊंगा तो पूरी डिटेल पे बात करेंगे इसकी। आज देखते हैं क्वेश्चन पर। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा का अधिकार। आपको पता होगा जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, उसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी आता है। आर्टिकल 21 का की बात करता है, आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया इसको, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंतर्गत एक चीज़ और की गई, RTE राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था दोस्तों, ठीक है। और इसे 2010 से लागू किया गया। अगर हम बात कर लेते इसी 21 का पे, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन, इससे सिर्फ मूल अधिकार में ही नहीं, मूल कर्तव्य में भी 51A में भी एक चीज़ जोड़ी गई, कही गई कि गार्जियन यानी अपने बच्चों को 14 वर्ष तक शिक्षा दिलवाएं। ऐसी बात नहीं कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 45 के अंतर्गत। तो कई चीज़ें चेंज की गई थी। अगला पार्ट देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर से हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। इससे ही भीमराव में पूछा जाता है क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर जी ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को। और ऐसे पूछने की संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर आगे लग जाएगा
तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसके तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी के बाद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं और बताना चाहूँगा, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार हाई कोर्ट के पास है इसके संबंध में, ठीक है। 5 रिटें जो जारी करती है, 5 रिटें जो जारी होती है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास कम अधिकार है, कम विस्तार है। जितना विस्तार हाई कोर्ट के पास उतना विस्तार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन पर, जो बचा है वही हमारा आंसर है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आपको पता होगा अल्पसंख्यकों के लिए मूल अधिकार में आर्टिकल 29 और 30 का सृजन किया गया है। इसी के अंतर्गत सारे उपबंध किए गए हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के लिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, यह बताना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था। कब? ये डेट थी 25 सितंबर 2014 की। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसमें वही जो शेर बना नहीं था, शेर भैया, वही वाला मेक इन इंडिया है ये। अब एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता कि यह कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित रहा। जो जो क्षेत्र की बात की गई इस कार्यक्रम के अंदर, वो क्षेत्र आएंगे 25। कितने? 25 क्षेत्र आएंगे उसके अंतर्गत। ओके डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? आपको बता देते हैं, कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, जो कि हमारी औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैं बता दूं, उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम जानते हैं, उनका उपनाम ढींग एक्सप्रेस है, ठीक है। चलते हैं हम ऑप्शन पे। सीमा पुनिया, कभी पूछ लेता है कि खिलाड़ी का संबंध रोहित शर्मा का संबंध किससे? तो क्रिकेटर से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सीमा पुनिया का संबंध किससे है? इनका संबंध है डिस्क थ्रो से, शायद डिस्क थ्रो वही ना जो गोल गोल रहता है और फेंका जाता है नचा के। और द्युति चंद क्या है? धावक हैं, ये एक धावक है, यानी कि एथलीट है। हिना सिद्धू कौन है? ये है निशानेबाज, आर्चर है, ठीक है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के एक आर्चर निशानेबाज काफ़ी फेमस रहे, आपको पता हो तो नीरज चोपड़ा नाम उनका, याद रखना नाम। हिमा दास इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हिमा दास आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या नाम से? ढींग एक्सप्रेस के नाम जानते हैं, ठीक है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है दोस्तों? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और लाइक कमेंट और शेयर करते चलना, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट रिव्यू जरूर दे दीजिए कीजिए, ताकि हमको आगे कैसे क्लास करानी, किसकी क्लास लानी, कैसे क्वेश्चन रखें, उसके लिए मुझे एक गाइडेंस मिल जाए। हम आपको गाइड करेंगे, आप हमको गाइड करना, ठीक है। तो कैसी फसलें चाहिए? देखो इसमें होता क्या है कि खरीफ फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? अधिक तापमान आर्द्रता के लिए गर्म होगा, ठीक है, और शुष्क वातावरण के लिए नम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, शुष्क नहीं होगा। ये देखो फंसा देगा यहाँ पर, शुष्क नहीं होगा, गर्म और नम होगा, ठीक है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास काट ली जाती है। खरीफ फसल में मुख्यतः धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों इत्यादि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वन रक्षक में आया हुआ था क्वेश्चन,
तो मुझे लगा कि ये रखना चाहिए, ताकि जो आप लोग हलवा हलवा पढ़ रहे हो ना ऊपर ऊपर, उसको छोड़ दो, थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास करो, डीप में पढ़ने का प्रयास करो। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही, एजुकेशन पॉलिसीज बेस्ट हो रही है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन कभी नहीं रहा भैया? ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन एक ही व्यक्ति है, एनडी तिवारी। इनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। क्या नाम है? नारायण दत्त तिवारी। ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। आपको बता दें, ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के 1 बार रहे हैं मुख्यमंत्री, एनडी तिवारी जी। ठीक है। और साथ साथ आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। इन्हें विकास, एक नाम इनको दिया जाता है विकास पुरुष। अब विकास किया इन्होंने या नहीं किया आई डोंट नो, मैं तो था नहीं उस समय। ठीक है, तो विकास पुरुष इन्हें कहा जाता है। जैसे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, और मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी को कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन। बुआ जी मायावती जी को कहते हैं, वो भी अखिलेश यादव जी, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत उनको दीदी जी कहता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बीजेपी बनी किससे थी? बीजेपी जनसंघ के नेताओं से मिलकर बनी थी। अटल जी और जनसंघ, अटल जी ने नेतृत्व किया था, उनके साथ जनसंघ था, जनसंघ के नेता थे। इन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। अब कब की थी? तो 1980 में की थी, 1980 में की थी। एक क्वेश्चन बीजेपी से जुड़ा हुआ आता है कि ऑनलाइन वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, तो वह भारतीय जनता पार्टी। भले ही राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए, लेकिन वो बनाए नहीं। ठीक है, अपना आईडी, अपना पास वेबसाइट वगैरह बनाया बीजेपी ने ही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति कितनी है? मतलब वो अपने कार्यकाल या से कब हट सकते हैं, इसकी बात की गई भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, तो भाग 15 निर्वाचन आयोग की बात कहाँ की गई? भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इसका उल्लेख किया गया। उल्लेख 324 से लेकर 329 में किया गया है। जो इसका यूँ कहें पैनल होता है, उसमें एक चीफ होंगे प्लस 2 वाइस होंगे। ठीक है, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 EC हो जाएंगे। यानी कि टोटल बनते हैं कितने दोस्तों? 3 बनेंगे। ओके, कुछ बातें और देख लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा साहब हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अब बचे हैं केवल और केवल अशोक लवासा साहब। अशोक लवासा साहब बचे हैं। सुशील, शायद उल्टा हो रहा है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अशोक लवासा या सुशील चंद्रा, इनमें से एक ने इस्तीफा देकर ADB के उपाध्यक्ष बन गए, तो उन्हें इस्तीफा दे दिया। आई थिंक अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया है और सुशील चंद्रा वर्तमान में भी बने हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा वर्तमान में भी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन साहब पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका जो कार्यकाल होता है ये 665 होता है। ठीक है, 665 होता है। तो जो भी पहले हो, अगर 6 साल पहले पूरा हो रहा है, मान लीजिए उनका जो बनाया गया 55 साल में बनाया गया, तो वो 61 में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और या मान लीजिए उनको 61 साल में बनाया गया, तो उन्हें 65 में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आयु एज पूरी हो चुकी है और कार्यकाल तो सिर्फ 4 साल का ही हुआ। तो इस आधार पर हम इसको नापते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की स्थापना की, सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की?
आपको पता होगा जब सामुदायिक देखो ये स्थापना या समिति का गठन का नंबर कब आया? सामुदायिक विकास प्रणाली की बात की गई 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, वो असफल हो गई। उसके बाद 2 अक्टूबर 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद एक नाम मोड़ जुड़ता है राजस्थान के साथ, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर का बना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। थोड़ा सा मैं 3-4 पॉइंट और बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1977 में हुआ था। इन्होंने द्विस्तरीय बताया है, स्तरीय। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो पंचायती राज प्रणाली है यह एक्चुअली राजसूची का विषय है। किसका? राजसूची का विषय। इसीलिए जैसे अपने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, उड़ीसा में द्विस्तरीय है, कहीं एकल ही पंचायती राज प्रणाली, कहीं है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें जरूरी पूरे राज्य हर पूरे देश में त्रिस्तरीय नहीं है, राजसूची का विषय। राज्य अपने अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अशोक मेहता की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला आता है राव समिति की। इनका गठन 1985 में हुआ। ठीक है, इन्होंने SC ST के आरक्षण की बात की, महिला के लिए भी बात किया था इन्होंने और कई बातें की थी। उसके बाद सिंघवी समिति आती है 1987 में। ठीक है, पंचायतों के पुनर्गठन की इन्होंने बात की थी। ठीक है, और ये कहा था पंचायतों को पुनर्गठन किया जाए, यानी कि सीधी बात है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का दर्जा पंचायती राज को मिला और नगर पालिका को यानी पालिका परिषद को, नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का दर्जा मिला। तो ये पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। खींच तो नहीं रहा ज़्यादा, नहीं आप लोग परेशान हो जाते हैं ज़्यादा लंबा ना खींच रहा थोड़ा सा। ये आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? बहुत पढ़ा होगा आपने, बता दीजिए। इनमें से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? देखो ये यहाँ पे गलत लिख गया भैया, इसको तो हमें डॉट डॉट करके फिनिश कर देता हूँ। आपके पास ऑप्शन है प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता है प्रधान को वोट तो आप ही करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष हो गया। क्षेत्र प्रमुख, इसको भी वोट आप ही करते हैं। सॉरी, क्षेत्र प्रमुख नहीं, ये तो वो हो जाएगा ना ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, ये नहीं होगा, सॉरी। उसके बाद सरपंच को हम ही वोट करते हैं। ठीक है, हो गया। पंच भी हम ही बनाते हैं, हो गया। तो 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को जो जिला पंचायत बनते हैं वो वोट करते हैं और क्षेत्र प्रमुख को BDC जो बनते हैं, प्रधान के नीचे जो काम करते हैं, ठीक है, वो वोट करते हैं। चलते हैं अपने 11वें नंबर पर। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं? आपको मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया है। नगर निगम, नगर पालिकाएँ, मंडल, सब कुछ मैंने बता दिया है। पढ़ा नहीं होगा तो आप जाके अभी इसके जस्ट की पिछली क्लास थी उसको देख लीजिएगा। UP विशेष की पहली क्लास मेरी हुई थी। तो कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो इसकी बात कर ले तो है, तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ठीक है, कुल नगर निगम मैंने कितने बताए थे? 17 बताए थे। ठीक है, नवीनतम नगर निगम मैंने क्या बताया था? शाहजहाँपुर बताया था। मंडल में कुल मंडल 18 हैं। नवीनतम कौन बना था? सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिएगा पीछे मुड़ के। ठीक है, कभी कभी पीछे लोग कहते हैं ना आगे निकल जाओ, पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए पीछे ये हमारा रास्ता कैसा था, मैं कहाँ से गुजर के आया हूँ। ठीक है, और लोगों को बताओ कि मैं ऐसे आया हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तरांचल गठन के बाद UP में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? किसके? उत्तरांचल गठन के बाद UP में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं?
याद रखना विधानसभा क्षेत्र की बात की गई दोस्तों, मनोनीत वहाँ से हटा देंगे हम एंग्लो इंडियन को। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमें 403 आंसर मानना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें कर लेते हैं, आइए। ठीक है, तो पहले थी 425 उत्तरांचल गठन के पूर्व में। उत्तरांचल गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। आगे चल के 2007 में यही उत्तराखंड बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ 403 सीटें बचती हैं, जिसमें एक और जोड़ देते हैं एंग्लो इंडियन, तो 4 हो जाएंगी। लेकिन केवल विधानसभा पूछ रहा है, इसलिए हम 403 मानेंगे। 404 पे हाथ भी मत लगाना, नहीं एग्जामिनर हाथ काट देगा भैया। अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, कब किया गया? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो सृजित किया गया है 1975 में। कब? 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 7 वर्ष का होता है। वर्तमान में सुरेश मिश्रा जी शायद, हाँ सुरेश मिश्रा या मित्रा करके हैं। ठीक है, हाँ सुरेश मित्रा जी वर्तमान में हैं। अभी मैं जब मेरी जो अगली क्लास आएगी यूपीएससी की, उसमें ये सारे फैक्ट रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है बताइए? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? बिल्कुल करते हैं यार। जब प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल सिफारिश करता है तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अभी हाल ही में आपने उदाहरण देखा होगा, आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। आदरणीय लालजी टंडन जी की देहावसान के बाद अभी कल की न्यूज, सत्यपाल मलिक को मेघालय भेज दिया गया राज्यपाल बनाकर, गोवा की सीट खाली हो गई। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में थे, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बनाया गया ना 2 से अधिक राज्यपाल, 2 से 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल। तो ये भी पाठ सही है, मैंने उदाहरण दे दिया है। 5 वर्ष तक पद धारण करता है, सामान्यतः 5 वर्ष तक पद धारण करता है, कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है, उसके पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे उठापटक होती रहती है इधर से उधर। सतपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर में थे, फिर गोवा में बोला कि आप जम्मू कश्मीर वादियों में रहें, अब कुछ जाइए के बीच में गोवा में बढ़िया एंजॉय कीजिए समुद्र के किनारे, उसके बाद आप जाइए वन में मेघालय। आपने इतना बड़ा काम करवाया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट क्या है? राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता कतई नहीं। राज्य व्यवस्थापिका कतई नहीं, नमक भर नमक की एक अंश भी हटा नहीं सकती, उल्लेख उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, अब यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आ जाएगा। ठीक, भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर निर्मित है? तो यह नदी प्रणाली है कौन सी? गंगा और यमुना की। कौन सी? गंगा और यमुना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में? काकरापार की बात करेंगे तो यह गुजरात में। कर्नाटक में कैगा है, कहाँ पर? कर्नाटक में कैगा है। चलते हैं अगली की बात करते हैं। नेक्स्ट, मिलान कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा 1-2 आप पकड़ ले जाइएगा। ये समझ लीजिए थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, अगर आपको मिनिमम 2 भी याद है ना, तब भी आप इसमें कर ले जाते हैं, इतना टफ नहीं बनाता ये। अब देखो, पहले पकड़ लेते हैं आगरा। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो आगरा ना पकड़ो, आगरा कतई ना पकड़ो। आपको कानपुर के बारे में चीज़ें सारी पता है भाई, चमड़ा है, औद्योगिक नगर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कानपुर के बारे में देख लेते हैं भाई, पैटर्न होगा नहीं, धातु पत्र होगा नहीं, खेलकूद सामान होगा नहीं, चमड़े का सामान हो सकता है। ठीक है, 2 का हो गया 1। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी में एक कौन सा है? सिर्फ इसमें बचा है, इसमें बचा है। ठीक है, तो ये भैया ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरठ को पकड़ लो, मेरठ को, तो मेरठ में क्या है? खेलकूद का सामान है, तो सी का हो गया 2। अब सी का 2 देख लो, अब उन दोनों छोड़, इन दोनों में कंपेयर करो। सी का 2 किसमें? इसमें, तो आंसर हो जाएगी जी। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं, आगरा किसके लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। कानपुर
चमड़े का सामान, मेरठ खेल कूद का सामान, मुरादाबाद धातु पत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद बहुत लोगों ने पहली बार देखा हो। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया? कांग्रेस से पहले हम बात कर लेते हैं। स्थापना 1985, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। असैनिक अधिकारी, असैनिक व्यक्ति थे। व्योमेश बनर्जी अध्यक्ष बनाए गए पहले अधिवेशन में, जो कि बम्बई में हुआ। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं हम तो हो जाएंगे कौन से? सरोजिनी नायडू जी। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव में। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट कांग्रेस के बारे में बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको आधुनिक भारत पढ़ना है तो केवल आप कांग्रेस पढ़ना, स्पेशली ज़्यादा फोकस कांग्रेस और 1857 की क्रांति पर करना। ठीक है, इधर तो मॉडर्न में आना। ठीक है, तो कांग्रेस और 1857 की क्रांति पर फोकस करना। सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, कुछ भी बाहर जल्दी जाते हैं। उसके बाद गांधी जी के कुछ आंदोलन देख लेना, और विभाजन कांग्रेस का विलय कब हुआ, उसके बाद बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उससे भी देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं खादी पहनना अनिवार्य कब किया गया? ठीक है, मैं बता दूं, यह अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। अध्यक्षता कर रहे थे एस श्रीनिवास आयंगर, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ये अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में ऐसा अधिवेशन हुआ। कहा गया कि खादी पहनो, खादी पहनो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंजाब में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये आपके आरओ और एआरओ का क्वेश्चन है। आरओ एआरओ का क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ एआरओ का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मैं बता दूं, लाहौर में की गई थी इसकी स्थापना। और इसी संस्था के तहत एक अखबार निकाला गया था जिसका नाम था भारत माता अखबार, नाम से एक अखबार निकाला गया था। इस संस्था की स्थापना किसने की थी? वो थे हमारे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। एक सेकंड वेट कीजिए, पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। थोड़ा ऑक्सीजन का, पानी पीने से होता है ना, ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो बन जाता है, प्रवाह अच्छा। जैसे आप स्ट्रेस जब फील करो तो लंबी सांस लो, तो ऑक्सीजन का होता है माइंड तक पहुंच जाता है और बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाती है। उसी प्रकार पानी पीते रहा करो। पानी पीने से बॉडी को रिलैक्सेबल महसूस होता है और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो अच्छे सुचारू रूप से होता रहता है और बॉडी में थकान नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी? क्या टफ क्वेश्चन है ना ये भाई। इसको रिस्क मत लेना कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, जब सारे पता हो तभी करना, अन्यथा रिस्क मत लेना, स्किप करके चले जाना। स्किप इसके लिए, अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं आते तो स्किप जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, बाकी आप जानो। ठीक है, तो देखते हैं कब क्या कैसे हुआ। तो दांडी मार्च, 1 मिनट, 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 1932 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था। गांधी में समोसा 1931 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा पहले हुआ है? 1928। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ।
ठीक है, ऐसे नारे सुने होंगे आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जेल में बाल गंगाधर तिलक जी को अधिक समय तक रखा गया? उस समय हमारे यहाँ मांडले जेल, यरवदा जेल फेमस थी। मांडले जेल, यरवदा जेल फेमस थी। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कई चीज़ें हमें देखनी है और उसे हम देख कर भी रहेंगे। गर्म दल से संबंधित, ठीक है। इन्होंने, इनके 2 समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी। भाई देखो, सबसे बेसिक चीज 1893, 1895 शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, या हम गणपत महोत्सव जिससे नाम से जानते हैं। तो ये 2 चीज़ें पहले की। उसके बाद इनकी 2 समाचार पत्रिकाएं थी, ठीक है। उसमें एक थी मराठा थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी केसरी थी। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। तो केसरी में इन्होंने एक लेख छापा था। उस लेख का नाम था देश का दुर्भाग्य। ये कहानी अगर आप मिस करोगे ना, बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्तों। देश का दुर्भाग्य शीर्षक से एक लेख छापा और इसी कारण इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और 6 साल के लिए इन्हें कहाँ पर, मांडले जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर? मांडले जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर? मांडले जेल, जो कि वर्तमान म्यांमार का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक था आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, प्रयास करता हूँ। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, एक तो ये थी। और दूसरी जो थी वह गीता राइज थी, जो काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करना, ठीक है। दिया गया एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और दुर्भाग्य से इसमें थोड़ा सा छिप गया है, थोड़ा सा कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई है। इसको हम छुपाएंगे उद्योग का कारण। एक्चुअली शायद मैंने किसी क्वेश्चन में इसको कॉपी किया था, ये कंट्रोल बी बोल्ड करने में बार बार ये बी दब जाता था कभी कभी, तो हो गया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही नहीं है? पहला, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई एवं पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। दूसरा, इसका प्रत्येक न्यायाधीश कोलेजियम व्यवस्था से नियुक्त किया जाता है। किसके? कोलेजियम व्यवस्था से। उसके बाद तीसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान, आगे लिख लें, जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है, ऐसी बात की गई। तो भैया देखो, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई। ये चीज़ मैं आशा करता हूँ और हो सकता है कि मैं दावा भी कर दूँ कि बहुत से लोगों को पहली बार पता चली होगी। दूसरा, कोलेजियम व्यवस्था से नियुक्ति नहीं होती है सभी उद्योग हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर कहा जाए कि अगर इनके ऊपर लगाया जाता है कि ये महाभियोग का प्रस्ताव, तो कैसे होता है? लोकसभा में 100 लोगों का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में 50 लोगों के समर्थन से पहली बात तो प्रस्ताव पारित होता है। क्या? प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद लोकसभा इधर, अध्यक्ष इधर और उपसभापति जी उधर, सभापति जी उधर, इसे कहते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, तो इस पर कमेटी गठित की जाती है, समिति बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता यानी विधि का जानकार, 3 सदस्यीय कमेटी होती है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, संसद में भेजती है, उसके बाद संसद इसे पारित कर देती है 2/3 बहुमत से। फिर उसके बाद जब पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पाया जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें अपने प्यारे प्यारे सिग्नेचर कर देते हैं और बेचारे मुख्य न्यायाधीश जी की छुट्टी हो जाती है।
इतनी प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया है, मैंने 2 मिनट में बोल दी। ठीक है, अगर समझ में ना आई हो तो जहाँ पे मैं PDF देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, बता दीजिएगा, मैं लिख के या वहाँ पे रिकॉर्डिंग मोड पे दे दूँगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है टेलीग्राम की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं PDF भी मिलेगी और क्विज सेशन भी वहीं पर होता है। चलते हैं आज के 23rd क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23वां, नोकरेक बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नोकरेक बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बताना है। ठीक है, तो यह कहाँ पर, आप सबको पता है यह कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर? मेघालय में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं। एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वह लिपि कौन थी? वह लिपि दोस्तों पता होगा आपको, खरोष्टी थी। ठीक है, अब खरोष्टी भाषा में 2 अभिलेख मिलते हैं। एक है शहबाजगढ़ी अभिलेख, शहबाजगढ़ी प्लस मानसेहरा, ये 2 अभिलेख का उल्लेख, ये 2 अभिलेख जो खरोष्टी भाषा में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे चीज़ें करवा पाऊँगा। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की? आपको पता होगा, वो एकमात्र व्यक्ति था औरंगजेब। और मुगल काल का जो पतन होता है सही तो वो पतन प्रारंभ हो जाता है इसी के शासनकाल से। कारण क्या होता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने, और स्पेशली अकबर ने तो सभी से समझ लो कि एक संधि प्रकार या सभी से मिलजुल के शासन करने की चाह रखी, और काफ़ी अच्छा शासक बना अकबर। उसके बाद औरंगजेब आता क्या कि वो सभी से लड़ता रहता था, राजपूत युद्धों से लगातार इसकी लड़ाई ही रहती थी, किसी से भी बनती नहीं थी भैया इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सपोर्ट कीजिएगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर लिंक यहाँ पे तो नहीं आप कर सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाके वहाँ से कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।